चलो शुरू करते हैं। अच्छा, देखो सिंपल सी बात है। आप प्रोफेशनल कोर्स में आए हो, ठीक है। अभी तक जो आपने पढ़ाई की है वो कौन सी थी? नॉन प्रोफेशनल थी। नॉन प्रोफेशनल मतलब जो एलिमेंट्री स्कूलिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं कि बेसिक स्कूलिंग की बातें थी, जो सब पढ़ते ही हैं। पॉलिटेक्निक आप देख रहे हो, सब बच्चे तो कर नहीं रहे कि 12th पास करने के बाद पॉलिटेक्निक करना ही करना है, ठीक है। कुछ बीटेक कर रहे हैं, कुछ पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आईटीआई। कोई आईटीआई में जा रहे हैं। तो क्या है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। अब पहले प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है वो समझिए। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो जो उसमें प्रोफेशनल होने का। क्रिकेट देखो, हम लोग सब खेलते हैं, आप भी खेलते हो, मैं भी खेलता हूँ, फुटबॉल भी खेलते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल प्लेयर नहीं हैं। प्रोफेशनल प्लेयर कौन होता है कि जो उस फील्ड में माहिर हो। और माहिर कैसे बनेंगे? प्रैक्टिस से, ठीक है। क्रिकेटर हो गए, डांसर हो गए, सिंगर, म्यूजिक वाले हो गए। इवन आपने देखा होगा जो बैंड वाले होते हैं, जो शादी में बैंड बजाते हैं, उनकी अगर कहीं शॉप होगी तो वो रात दिन लगे रहते हैं। आपके आस पड़ोस में नहीं होगा, लेकिन अगर किसी का घर होता है आस पड़ोस में बैंड वालों का, तो वो परेशान नहीं रहते, वो रात दिन पी पी पापा लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल है। जब उनको परफॉर्म करना है, अगर वहाँ पे कुछ गलती हुई तो लोग क्या करेंगे? गालियाँ देंगे, भगा देंगे, दूसरी बार बुकिंग देंगे नहीं। वैसे कोई आर्टिस्ट है, सोनू निगम है, या वो स्टेज में जाके गलत गा दे या आवाज़ फट जाए उसकी, कुछ हो जाए तो वैसे ही आप लोगों का ये प्रोफेशनल कोर्स है। और प्रोफेशनल कोर्स कोई भी हो, जरूरी नहीं पॉलिटेक्निक की बात करें या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स की। तो कोई भी हो, तो इसमें क्या है कि इसको लाइटली लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई हो रही है, ये पढ़ाई आपकी थ्रू आउट लाइफ में काम आने वाली है। ये ऐसी पढ़ाई है जिसके बेस पे आपको जॉब मिलेगी। 12th के बेस पे कोई जॉब नहीं मिलने वाली, ठीक है। मिलेगी तो जोमेटो, स्विगी, ठीक है, घर का खाना पहुँचाओ, बच के रखाओ। तो वैसी जॉब चाहिए तो वो तो अभी ये कोर्स करने की जरूरत नहीं, सीधे जाओ, अभी आपको जॉब दिला देंगे, मैं ही दिला दूँगा, मेरे खुद के कॉन्टेक्ट हैं। लेकिन अब आप यहाँ आए हो तो यहाँ पे आपको ये कोर्स को अच्छे से करना है, ठीक है। अपना पूरा 100% देना है। अब चलो मैकेनिकल तो आपको आगे पढ़ाएंगे सर लोग, मैडम लोग, तो वो आपको समझ में आएगा कि क्या है, क्या चीज़ है। वहाँ पे आपका ये है कि फोकस होना चाहिए, 100% होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ है, टाइम टेबल बना लो, ठीक है। टाइम टेबल का मतलब क्या है कि इस टाइम में ये चीज़ करनी है तो करनी है। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या रहती है टाइम टेबल में कि आपका जो पढ़ाई का समय है उसको रखो रात के 11 बजे का, ठीक है। रात के 10 बजे का रखो। आप जल्दी सो जाते हो तो सुबह 4 से 5 सुबह, हाँ सुबह, मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग में उठ सकते, मैं नहीं उठ सकता मॉर्निंग में, ठीक है। मुझे अगर मॉर्निंग में उठाओगे तो किताब ऐसे मुंह में चिपक जाएगी, ठीक है। थोड़ी देर मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं कभी नहीं पढ़ पाया सुबह। तो मैंने अपना टाइम रखा था 11 बजे के बाद। 11 बजे से मैं 1 बजे 2 बजे तक पढ़ लेता था, ठीक है। अब 11 बजे क्यों रखा है टाइम? क्योंकि आप किसी भी बर्थडे पार्टी में जाओ, किसी भी शादी में जाओ, किसी भी फंक्शन में चले जाओ, तो 11 बजे तक आप फ्री होके घर आ जाते हो। ऐसा टाइम नहीं रखना है कि 8 बजे का टाइम रखा है और आज तो बर्थडे पार्टी में जाना है, कल यहाँ जाना है, परसों वहाँ जाना है, पढ़ाई हो ही नहीं थी, जीरो होगी। सुबह का टाइम बेस्ट है। सुबह आपने 4 या 5 बजे का टाइम रखा है, सुबह कहीं नहीं जाना होता, ठीक है। मॉर्निंग वॉक में आप जाओगे तो 6 बजे का रख लो। तो एक टाइम टेबल बना लो। और टाइम टेबल बना के करना क्या है कि यहाँ मैंने अगर आप कुछ चीज़ लिखाई है तो एक बार मैंने पढ़ाया, सेकेंड टाइम रिवीजन का हुआ जब आपने उसको कॉपी में नोट डाउन किया, और तीसरी बार घर जाके उसको एक बार पढ़ लेना है सरसरी निगाहों में। तो कोई भी चीज़ अगर आप 3 टाइम वो करोगे, क्या 3 टाइम रिवाइज करोगे, तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। और डेली कर रहे हो तो वो साथ साथ चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट में एकदम पाइल लग हो गया, एकदम सारी चीज़ें पढ़नी है, एक दिन में सिलेबस खत्म होना है, तो होता नहीं है। बच्चे बोलते हैं यार इतना सिलेबस आप कैसे पढ़े? तो डेली अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट भी दे रहे हो, मैं इतना तो लिखाऊंगा नहीं, कि कोई भी टीचर इतना तो लिखाएगा नहीं कि 2 घंटे लग रहे हैं उसको पढ़ने में। जैसे 5, चलो 15 मिनट लगा लो, 4 पन्ने लिखाए हैं, एक दिन में आपको कितना नोट्स दे देंगे? 4 पन्ने का नोट्स दे देंगे, 5 पन्ने का नोट्स दे देंगे, 50 पन्ने का नोट्स तो कोई देगा नहीं कि ये लोग या लिखा लेगा 6 घंटे तो लिखा ही रहे, ठीक है। तो 4 पन्ने भी हैं तो उसको पढ़ने में कितना टाइम लगा है? 5 से 10 मिनट। तो किसी भी चीज़ को दिन में अगर आपने 3 बार रिवाइज कर लिया, जब समझा रहे एक बार सुन लिया, लिख लिया उसको, बिना सुने तो लिखोगे नहीं,
कि अपनी मर्जी लिखते जा रहे कुछ भी, सुन लिया, लिख लिया और घर में जाके उसको रिवाइज कर लिया, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि उस चीज़ को आगे रिवाइज करने की जरूरत पड़े। जब आपका एग्जाम होगा तो आप किताब खोलोगे, बोलोगे ये टॉपिक मुझे आता है, ये टॉपिक मुझे आता है, ये भी आता है, जो याद नहीं आ रहा उसको आपने उस टाइम रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको सारे सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ। ये वो फंडे जो हमने यूज़ किया था, हमारे टीचर ने हमने सिखाए थे। जब मैं कंप्यूटर कोर्स करने गया था तो वहाँ उन्होंने ये सारी चीज़ें सिखाई थी कि टाइम टेबल बनाना है। स्कूल में भी बोलते थे टाइम टेबल बनाना है, स्कूल में बनता नहीं था क्योंकि स्कूल में सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आपके इतने सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है भी तो उसमें आपको प्रॉपर टाइम मिलता है। स्कूल में एक दिन में सारे पीरियड होते हैं, हर सब्जेक्ट के पीरियड होते हैं, तो घर में काम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ क्या होगा कि किसी दिन इंग्लिश फिजिक्स की क्लास होगी, किसी दिन इंग्लिश कंप्यूटर क्लास होगी, केमिस्ट्री फिजिक्स ज़्यादा से 2 या 3 क्लास होगी, उससे ज़्यादा क्लासेस नहीं होगी। तो आपके पास बर्डन कम है और टाइम ज़्यादा है, ठीक है। और उस चीज़ को आप रिवाइज करके अपने पास रखोगे तो आपको उससे फ़ायदा ही मिलना है, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर में कि इंजीनियरिंग में कंप्यूटर का क्या यूज़ है। तो कोई यूज़ है फालतू में रखा हुआ सब्जेक्ट? कंप्यूटर कुछ यूज़ होगा यहाँ पे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या काम? वो तो चलो आगे कैड आ गया, वो तो कैड अलग से पढ़ना पड़ता है। देखो कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो आज के दिन में जिसको नहीं आती वो गंवार कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, पढ़ा लिखा गंवार बोलते हैं। आपने 12th पास किया या डिप्लोमा किया और जॉब के इंटरव्यू के लिए गए, तो इंटरव्यू में कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको कंप्यूटर आता है या नहीं आता है, नहीं पूछेंगे। जिस दिन आप जॉब के फर्स्ट डे में जाओगे वो बोलेंगे ये मेल कर दे, इसको फटाफट एक्सेल शीट में बना के दिखा दो, ये 2 लेटर टाइप कर दो, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि इंजीनियर है तो वहाँ मशीन सीधा पहले दिन में मशीन में जाओगे, ऑफिस में ही बैठोगे ना, प्लान बनाओगे, परमिशन लोगे किसी भी काम को करने का। ऐसा थोड़ी कि जाके सीधा खड्डा खोदना शुरू कर दिया, अल्लाह भाई जेसीबी वहाँ खोद, उसकी परमिशन लोगे तो हाथ से लिखोगे हर चीज़, कंप्यूटर में टाइप करोगे, उसको मेल करोगे, ठीक है। मेल आया उसको पढ़ोगे, उसका प्रिंट आउट निकालोगे, स्कैन करोगे डॉक्यूमेंट। तो ये सारी बेसिक चीज़ें, इसलिए आपके सब्जेक्ट जो है वो बेसिक है। यानी यहाँ पे जो पेपर है वो सिर्फ एक ही पेपर है। अभी जो होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर नहीं होगा, वहाँ पे आ जाएगा एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो कंप्यूटर यहाँ पे इसीलिए है कि ये जो बेसिक चीज़ है जो सबको आनी चाहिए वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आगे भी चलती रहेगी इसकी क्लासेस। तो जो बेसिक चीज़ है वो सिखाएंगे, और वो बेसिक चीज़ आपको सीखना इसलिए ज़रूरी है कि ये सोच के नहीं सीखना कि मुझे बस पास ही करना, ये सोच के सीखना है कि इसका थ्रू आउट द लाइफ आपके जितने थ्रू आउट द लाइफ आप काम करोगे तो वहाँ पे इसका यूज़ होना है, ठीक है। सिर्फ पान की दुकान ही रह गई जहाँ पे कंप्यूटर नहीं, थोड़े दिनों में वो भी बोलेगा यहाँ भैया कंप्यूटर में ऑर्डर दो तब निकलेगा पान। गोलगप्पे तो आ ही गए आजकल ऑनलाइन कि वहाँ ऑर्डर दो और गोलगप्पे आ जाते, पेटीएम से पेमेंट करो। तो पान की दुकान ही बची है, उसके अलावा आप किसी भी दुकान में चले जाओ, कपड़े की दुकान, यहाँ जाओ, जीएसटी बिल, आजकल जीएसटी आ गया तो सब कंप्यूटर से बिल दे रहे हैं, ठीक है। आपके जितने भी शॉपिंग मॉल है वहाँ भी कंप्यूटर में काम चल रहा है। ऑफिस में तो सिंपल सी बात है, बिना कंप्यूटर का ऑफिस में काम नहीं होने वाला। कोरियर सर्विस, कुछ भी जाओ, कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर की ज़रूरत ना हो, ठीक है। बच्ची दिहाड़ी मजदूरी उसमें है तो वो करना है तो फिर इतना करने की जरूरत ही क्या है, वो तो ऐसे ही चले जाओ, ठीक है। और सिक्योरिटी तो चलो यहाँ इंडिया की तो छोड़ो, अगर बाहर देश में सिक्योरिटी जॉब के लिए जाता है तो वहाँ तो कंप्यूटर आना ही चाहिए। कार्ड पंचिंग और एक्सरे, ये वो मशीन रीडिंग, ये सब कंप्यूटर में होता है, तो कंप्यूटर आना ही चाहिए। तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आना ही चाहिए। तो इसको ये सोच के बस सीखना कि हमें सिर्फ पास करना है, ठीक है। इसको ये सोच के सीखना है कि ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और आगे इसमें अपग्रेड करते रहना, ठीक है। जितना मैं सिखाऊंगा उससे ये नहीं कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे, बेसिक बता देंगे, साइकिल कैसे चलाते हैं वो बता देंगे, चलाना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि साइकिल चलाना सीखे बैठ के सिखा रहे हैं ये सब। अच्छा, तो आपका जो सिलेबस है इसमें 8 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में। नंबर सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर जो नंबर्स हैं वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे एक दूसरे से ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ये सारी चीज़ें। ऑपरेटिंग सिस्टम, सुना होगा आप लोगों ने नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट,
भली बात परिचित है उससे। नेटवर्क क्या होता है कि जब दो से या दो से अधिक डिवाइस आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। और इंटरनेट आपको पता है कि नेटवर्क के नेटवर्क को जोड़ के, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ के जो एक बड़ा नेटवर्क बनता है उसे बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है। फिर MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ें आपको लगभग आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? MS वर्ड जितने भी लेटर आपने लिखने हैं, टाइपिंग का काम है, ये सारा MS वर्ड में होता है। एक्सेल में क्या होता है, जितना भी कैलकुलेशन का काम है। ठीक है। आपको पता है इंजीनियरिंग में 0.001 mm का मतलब है एक्चुअल में वो, यानी मैंने अगर बोला ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक है, और मैंने एक लाइन खींच दी, तो ये लाइन एक्चुअल में 20 किलोमीटर की लाइन होगी, 20 किलोमीटर चौड़ी लाइन है उत्तराखंड के मैप के हिसाब से। अगर आप नापोगे इसको तो ये 20 किलोमीटर चौड़ी लाइन है। तो आपने बोला कि ये मेरा प्लॉट है, ये इसका प्लॉट है, और ये कि यहाँ पे कम से कम 10 बीघा जमीन घुस गई। तो इंजीनियरिंग में भी यही होता है कि आप पुल बना रहे हो, दो पुल के स्लैब जोड़ रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ तो आपने दे दिया 0.0001 mm का गैप दे दिया, और वहाँ जब एक्चुअल में धरातल में उतरेगा तो वहाँ 2 किलोमीटर का गैप हो जाएगा। फिर मुख्यमंत्री आपको स्पेशल प्राइज देंगे, आइए 2 किलोमीटर आदमी उड़ के जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तो हमने इस डायग्राम में तो 0.001 mm का गैप दे दिया, लेकिन एक्चुअल में वो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर गैप हो जाएगा। तो उद्घाटन करने जब मुख्यमंत्री आएंगे बोलेंगे कौन है वही, जिन्हें बुलाओ जरा। तो एक्सेल में इसलिए चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन सारी वहाँ पे होनी है। कैलकुलेशन के कितना पैसा आया, कितना मजदूरों को दिया, कितना फंड एलोकेट हुआ, ये वो सारी चीज़ें, बहुत कैलकुलेशन होती है। ठीक है। ऑफिस वाले सैलरी बनाते वो अलग है उनका, लेकिन आप जो तो कैलकुलेशन करोगे तो वो सारा एक्सेल में होगा। पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप अपनी चीज़ें बेच सकते हो, प्रस्तुतिकरण, किसी भी चीज़ को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे पूरी किताब दिखा दूंगा खोल के कि ये देख लो भैया, समझ लो इसको, तो समझ में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। मैं समझाऊंगा तभी तो आपको समझ में आएगा। तो वैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसका अप्रूवल लेना है आपने, मुख्यमंत्री से लेना है या किसी भी बड़े बिजनेसमैन से लेना है, किसी पार्टी से लेना है, तो उसके लिए उसको प्रेजेंटेशन बना के दिखाओगे। ये नहीं कि पूरा कट्टी लेके चल गए, ये देखो आप पढ़ लो इसको और पास कर दो, तो उसके बाद इतना टाइम थोड़ी है। कोई आदमी आपको 25 लाख रुपए दे रहा है तो उसके बाद इतना टाइम होगा कि 1 घंटे तक बैठ के तुम्हारी बातें सुनेगा? उसको आपने 5 मिनट में समझाना है। जैसे टीवी में ऐड आता है 10 सेकंड का, तो इतना इफेक्टिव होता है कि दिमाग में छप जाता है। 10 सेकंड का आता है, ठीक है, 10 सेकंड की ऐड के लिए कितना देते हैं? 1 लाख रुपए। लेकिन वो इतना इफेक्टिव होता है कि वो दिमाग में छप जाता है। क्यों छप जाता है, याद क्यों हो जाता है वो इतनी जल्दी? क्या कारण होगा? वही ऐड में कागज में लिख के दे दूँ, यहाँ पे जिंगल लिख के दे दूँ कि कुछ भी ले लो कि हाथ धोने से ये होता है, या स्वच्छ भारत हाथ, ऐसे कहीं भी लिखा होगा, आप उसको पढ़ोगे वो आपको याद ही नहीं होगा। लेकिन टीवी में वो एक बार बोलेंगे आपको याद हो जाता है, पूरा ऐड याद हो जाता है, गाने याद हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? तो हमारा फोकस ज़्यादा रहता है इस चीज़ में। फोकस ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक ही चीज़ को 4 तरीके, 3 या 4 तरीके से समझाया जा रहा है। पहला वो दिख रहा है, दूसरा उसमें विजुअलाइजेशन और ये कलर्स आ रहे हैं, और तीसरा वो सुनाई भी दे रहा है। यानी हम उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और उसके साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे MS पावर पॉइंट में मिल जाती है। आप इसमें 2D एनिमेशन बना सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, ट्रांजिशन अलग अलग स्टाइल से चीज़ों को डाल सकते हैं। तो स्टैटिक चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती है एज कम्पेयर टू डायनेमिक चीज़ या मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। कार चला रहे हो, एक बोर्ड खड़ा है, कोई नहीं देखेगा, लेकिन वो बोर्ड अगर चलता होगा तो सबकी नज़र जाएगी उसमें क्या चल रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है MS पावर पॉइंट। फिर आता है रोल ऑफ IT, इन्फॉर्मेशन की क्या रोल है, तो वो सब आगे देख लेंगे। ठीक है। रोल ऑफ IT आपको पता ही है, आजकल हर चीज़ में तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल है। आपका चाहे कुछ भी हो, ऑनलाइन बुकिंग से लेकर आजकल आप खाना घर में मंगा सकते हो, सब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण ही है। तो इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन आप लोगों ने काफ़ी पढ़ी होंगी, अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी होंगी।
और जितनी पढ़ी है सारी सही है, कोई गलत नहीं है। जितनी भी डेफिनेशन आपने पढ़ी है, कोई बोलता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, वो भी ठीक है। कोई बोलता है कंप्यूटर एक मशीन है जो इनपुट लेता है और प्रोसेस करता है, आउटपुट जनरेट करता है, वो भी सही है। ठीक है, यानी जितनी डेफिनेशन दी गई है सारी सही है। लेकिन हम जो डेफिनेशन लिखते हैं वो लिखो कि कंप्यूटर क्या है। डेफिनेशन कोई भी लिखी है, कैसी भी लिखी है, कोई गलत डेफिनेशन नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो तीन चीज़ को पूरा करता हो, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, तो लिखो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, computer is an electronic device which convert raw data into meaningful Computer is electronic device. which converts raw data Broad. raw raw into which convert raw data into meaningful information। ठीक है, एक ऐसा यंत्र जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर। ठीक है, हिंदी में अगर आप लिखेंगे कि एक ऐसा यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो डेटा को इंफॉर्मेशन में, डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर यही काम होता है, डाटा देते हैं, उसको सूचना बनाता है। अब सबसे पहले आते हैं इस वर्ड के ऊपर, इससे मिलता जुलता है, इससे छोटा भाई है। इलेक्ट्रिक, क्या फर्क है दोनों में? कुछ फर्क होगा? समानता क्या है? दोनों बिजली से चलते हैं सर। तो समानता होगी, सर कुछ भिन्नता होगी ना। सर वो मशीन में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक, और ये सर इलेक्ट्रिक बिजली आ रही है। तो इलेक्ट्रिक मशीन में होती है इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक है? इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। मशीन भी तो है ना। नहीं, वो बोले ना इलेक्ट्रिक मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आते हैं, इलेक्ट्रिक नहीं आते। तो इलेक्ट्रिक मशीन भी आती है, बिजली से चलने वाली मशीन में तो मोटर माटर जितने हैं सारे। फर्क क्या होगा दोनों में, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में? सर इलेक्ट्रॉनिक तो सर जैसे बिजली होगी, लाइट हो गई, ये सारे इलेक्ट्रिक में आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक है। और जो इलेक्ट्रिक है वो है जैसे मशीनें हो गई। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ। अगर मैं बोलता हूँ बल्ब 100 वाट का, सर जी। तो ये इलेक्ट्रिकल है, सर और बल्ब तो इलेक्ट्रॉनिक है। काम दोनों का एक ही है, लाइट फेंकते हैं। फर्क कैसे पता चलेगा? देखने से तो पता भी नहीं चलेगा। CFL और अगर LED देखे तो एक जैसी लगती है, आजकल तो और टी बल्ब और पता नहीं क्या है। क्या फर्क होगा आपके हिसाब से? क्योंकि देखो ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, बीटेक के बच्चे से, कंप्यूटर साइंस में बीटेक करके आया, उससे पूछा बताओ फर्क। उसने बोला मुझे पता नहीं, तो बोला नमस्कार, फिर क्या दिया 4 साल, जब तुम्हें डेफिनेशन ही समझानी नहीं आ रही। मैंने जो डेफिनेशन लिखा है वो बता दिया किसी छोटे बच्चे को, 6th क्लास के बच्चे को, उसने पूछ लिया बताओ भाई फर्क क्या है। आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस? तो फिर क्या करोगे? अच्छा, फर्क क्या है? समानता तो ये है कि बिजली से चलते हैं, कार्य भी लगभग एक जैसे ही है। सर वो सर कम बिजली लेगा और इलेक्ट्रिक ज़्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कितने वाट का है। सर वाटर LED में भी ये फर्क है।
नहीं है तो ठीक है, एलईडी 100 वाट की ले लो, दिक्कत क्या है। अगर मैं बोलूँ 0 वाट का बल्ब है लो, तो दिक्कत हो जाएगी। 0 वाट का बल्ब देखा है ना, नीला क्या काला पीला, एलईडी तो 20 वाट की। देखो पहला फर्क है पार्ट्स का, अगर हम फिजिकली देख के पता है तो पहला फर्क होता है पार्ट्स का। इसमें मैक्सिमम 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे पंखा है तो इसमें अंदर एक कॉइल है, बाहर मैग्नेट लगा है, वो कॉइल अंदर वाला कॉइल क्या होता है, करंट बहता है तो मैग्नेट बन जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को फेंकते हैं तो पंखा घूमना शुरू हो जाता है, सारा मोटर उसी में काम करता है। 100 वाट बल्ब है तो उसमें क्या है, एक फिलामेंट लगी है, ये फिलामेंट गर्म होती है और लाइट आती है, ठीक है। उसके बाद जो हम प्रेस की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल, तो उसमें एक फिलामेंट होता है, वो गर्म होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होंगे उसमें या तो एक पार्ट होगा या 2 पार्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा नहीं होते। इसमें आपके मिलियंस की संख्या में पार्ट्स होते हैं। पहचान किससे होती है, नाम सुना होगा आईसी का, इंटीग्रेटेड चिप। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आईसी कभी नहीं मिलेगी, उसमें मिल जाएगी। और एक आईसी के अंदर आपके 100 से लेकर 3 करोड़ 30 मिलियन तक पार्ट्स होते हैं। जो हमारा प्रोसेसर बोलते हैं, जैसे सीपीयू बोलते हैं मोबाइल का या कंप्यूटर का, उसके अंदर 30 मिलियन और ट्रिलियन तक भी पार्ट्स होते हैं एक चिप के अंदर। तो जिसमें भी आपको चिप मिलेगा, आईसी मिलेगी, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जिसमें आईसी नहीं होगी वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। दूसरा करंट सुने होंगे आपने, 2 टाइप के करंट होते हैं, एसी और डीसी। जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होंगे इसलिए एसी में चलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक किसमें चलते हैं, डीसी। इसके लिए एडेप्टर की जरूरत नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एडेप्टर की जरूरत होती है। सीएफएल के पीछे देखोगे बड़ा सा होता है गोला, तो वो एडेप्टर है। एडेप्टर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में। और एसी करंट कौन सी होती है, जो खंबे से सीधा आती है, उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सीधा डिवाइस में लगा और चलना शुरू हो जाता है। तो ये फर्क है, ठीक है। पहला फर्क है पार्ट्स का और दूसरा फर्क है करंट का, कि वो कौन से टाइप की करंट लेता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डीसी में चलेंगे, भले ही हम उसका स्विच में डायरेक्ट लगा दें, ठीक है, लेकिन जब हम उसको ऑन करेंगे तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनमें जो करंट जाएगा वो डीसी की फॉर्म में जाएगा, एसी की फॉर्म में नहीं जाएगा। दूसरा आपके पार्ट्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप खोलोगे तो उसमें आपको ऐसा लगेगा पूरा शहर बसा हुआ है, जैसे उसका पीसीबी बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड, मदरबोर्ड या मेन बोर्ड बोलते हैं। मोबाइल आप खोल के देखोगे तो छोटे छोटे पार्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खोल के देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा चल कैसे रहा था भाई, क्या था इसमें, एक फिलामेंट प्लास्टिक लगा हुआ फिलामेंट है, ठीक है। तो ये फर्क होता है दोनों में। अब मैंने जब लिखाया, मैंने लिखाया रॉ डेटा, मैंने सिर्फ डेटा नहीं लिखाया, डेफिनेशन में क्या लिखा है, रॉ डेटा। क्यों लिखा है रॉ डेटा, क्या कारण होता है। देखो डाटा जो है वो अलग चीज है, रॉ डेटा अलग चीज, ठीक है। अब इसको समझो क्या चीज है। रॉ डेटा क्यों लिखा है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उस डेटा को आप डायरेक्ट एक्सेस या यूज नहीं कर सकते। मैं इस कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाल के आपको दे दूं और बोलूँ इसमें 4 पिक्चर है देख लो, तो आप ऐसे करो या सर पे रखो, नहीं देख पाओगे पिक्चर, देख सकते हैं, ठीक है। या मैंने चलो बोला वो पिक्चर सीडी में कॉपी करके दे दी, लेकिन आपके पास सीडी प्लेयर ही नहीं, तो आप सीडी में ऐसे करके कैसे भी देख लो, नहीं देख पाओगे। पेन ड्राइव में दे दिया और पेन ड्राइव लगाने के लिए कोई डिवाइस ही नहीं, तो वो डेटा किस फॉर्म में, रॉ फॉर्म में। उसके लिए एक ऐसी मशीन चाहिए जो उस डेटा को रॉ फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। वही पिक्चर की जगह मैंने उसी पिक्चर की किताब आपको दे दी, मैंने बोला ये किताब है, इसमें उसी पिक्चर की कहानी है, इसको पढ़ लो, तो आप उसको उसी टाइम पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो वो क्या कहलाएगा, सिर्फ डेटा। जैसे टेलीफोन का डेटा आप लोगों ने सुना होगा, एयरटेल का कस्टमर को डेटा बेचते हैं, लंबी लंबी जो लिस्ट आती है, तो वो डेटा है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो रॉ डेटा है, कच्चा डेटा है। और इसको वो किसमें बदलता है, इंफॉर्मेशन में, सूचना में, ठीक है।
लेकिन कोई भी सूचना एक सूचना कब कहलाएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेशन कब कहलाएगी, जब वो इन प्रॉपर्टी को 3C प्रॉपर्टी होती है इसको फॉलो करेगी। अब 3C प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला होता है ठीक है, आपसे किसी ने कुछ पूछा आपका नाम क्या है और आप सलमान खान बोल रहे हो, तो इंफॉर्मेशन सही है वो नहीं, गलत हो गई। तो पहला होना चाहिए करेक्ट, दूसरा होना चाहिए पूरा। आपसे विकास नगर में किसी ने पूछा कि सैया कहाँ है, तो आपने बोला ये रोड से आगे चले जाओ पहुंच जाओ सैया, तो बड़गढ़ पहुंच गया, लाखा मंडल पहुंच गया। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट मतलब आप बता रहे हो, अगर सैया का एड्रेस बता रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि यमुना पुल आएगा, जितने भी चौक हैं आपको बताना पड़ेगा कि उससे सीधा जाना है, मुड़ना नहीं है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। लेकिन इतना कंप्लीट भी ना हो कि वो इतिहास ही बन जाए कि बैठो यहाँ अभी चाय पियो खाना बनाते हुए। ठीक है, कि एक ज़माना था पहले ये सिग्नल गेट हुआ करता था, एक साइड से गाड़ी चलती थी, ये हो गया है, पांडव रहते थे, इतना भी नहीं बताना कि वो भूल ही जाए मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि मैं पूछ क्या रहा था और तुम बता क्या रहे हो। कंसाइज मतलब छोटा, इतना छोटा ना हो कि वो कंप्लीट ही ना रहे और इतना कंप्लीट भी ना हो कि वो इतिहास बन जाए, इंफॉर्मेशन की जगह वापस डेटा बन जाए। किसी ने इंफॉर्मेशन पूछी तुम्हारा नाम क्या और तुम पूरे खानदान का अपना पूरा डेटा बताने लगे, नाश्ते में ये खाया और परसों मैंने ये पहना था, तो इतना भी नहीं बताना। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लैग करती है तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी। कंप्यूटर में आप, मोबाइल में, कंप्यूटर में आपने किसी पर्टिकुलर सॉन्ग में क्लिक किया है तो वीडियोस और ऑडियो सारे एक साथ प्ले नहीं होते। जिस फाइल में आपने क्लिक किया केवल वही फाइल खुलती है, वो भी ऐसी नहीं कि आधी खुलेगी या नहीं खुलेगी, पूरी खुलेगी, पूरा चलेगा। ठीक है, तो जो डेटा है कंप्यूटर के अंदर उसको वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, और वो इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेशन कब कहलाती है, जब वो इन तीनों प्रॉपर्टी को क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, आपने एड्रेस भी बताया, मैंने बोला मेरा नाम सलमान खान है, तो सलमान खान जो है नाम क्या है, कंप्लीट है, पूरा नाम है, कंसाइज से छोटा नाम भी है, लेकिन करेक्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा आपने करेक्ट, चलो सही नाम बता दिया, लेकिन पूरा नाम नहीं बताया कि मेरा नाम सुशील है, आगे क्या है। ठीक है, आगे आप ढूंढ रहे हो फेज में कहाँ है भैया, तो कंप्लीट नहीं है। या कंसाइज नाम, मेरा नाम ऐसा है, आप ढूंढ लो और क्या आप बाकी कहाँ है, तो इतना कंसाइज भी नहीं बताना कि नाम का पहला अक्षर बता दिया। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपके किसमें होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन में। वो तभी इंफॉर्मेशन कहलाएगी जब वो इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो डेटा इंफॉर्मेशन मैंने डिफरेंस बता दिया आपको, उसके बाद डेफिनेशन हो गई। कंप्यूटर के पार्ट्स आपको बताने की ज़रूरत मुझे लगता नहीं है। मॉनिटर क्लियर है, मॉनिटर कौन सा है, उसको कंप्यूटर मत बोलना, ज़्यादातर लोग फिर बोलते कंप्यूटर कौन सा, ये है, तो नीचे क्या वो भाई बहन रखे उसके। ठीक है, तो मॉनिटर क्लियर है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। ठीक है, वैसे तो इसको कैबिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो बॉक्स है जो आप देख रहे हो सामने, ठीक है, इस तरीके का कुछ होता है स्ट्रक्चर, तो इसको बोलते हैं कैबिनेट। और इसके अंदर मदरबोर्ड होता है जिसमें सीपीयू रखा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड है, उसमें सीपीयू, लेकिन हम इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सीपीयू बोल देते हैं। ठीक है, वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर कोई डिटेल में पूछेगा तो आप बोलोगे सर सीपीयू एक्चुअली में ये नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है, कैबिनेट है, इसके अंदर मदरबोर्ड रखा जाता है, उसके अंदर सीपीयू होता है। ठीक है, किसी घर में कोई आदमी रहता है तो उसके नाम थोड़ी बताएंगे ये वो है, ये फरमान है, अभी घर है उसका, उसके अंदर रहता है। ठीक है, ये थोड़ी ये फरमान है, अली है, ये राकेश है, रमेश है, उस घर के अंदर रहता है। तो सीपीयू भी इसी के अंदर डिसाइड करता है। ठीक है, हाँ उसको बोल सकते हैं कैबिनेट को सीपीयू। ठीक है, बाकी वो जो पीछे रखा है वो आपका यूपीएस है, ऑनलाइन यूपीएस बोलते हैं उसको।
ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई काम क्या होता है कि पावर जाने के केस पे बैकअप देना। और कैसे देना? अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुके, ठीक है, ताकि आपका जो कंप्यूटर हो वो 1 सेकंड के लिए भी बंद ना हो, वो पावर पीछे से कटने से पहले ही आपको कनेक्शन दे देगा। यानी कनेक्शन हो ही रखा होता है एक तरीके से, पीछे से पावर कटती है तो बैकअप से स्टार्ट कर देता है उसको।